IVM. Hey everybody, welcome to another awesome week on the IVM Podcast Network. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank our sponsors, Paytm Money. So we had a really interesting week on the network. Definitely check out some of the shows that came out there. We had interesting episodes on Cyrus Says, Advertising is Dead, Filter Coffee Podcast, Glass Station Adulthood, Mr. and Mrs. Binge Watch, Besa Vesa. All of these shows had some really, really cool guests on, and there were some really good episodes out there. Do check them out. I'm sure you'll enjoy them. And with that, let's get you on with your show. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय, हाल बुरा है, रेगुलर जैसे रहता है आजकल। हाँ, आजकल हाल बुरे ही चल रहा है, मेरे भी वैसे ही है। लेकिन खैर, आपने सौरभ कुछ दिन पहले देखा था क्या कि नरेंद्र मोदी लिंक्डइन पे भी कुछ कुछ पोस्ट करते हैं और उनका ऐसा पूरा प्रोफाइल भी है लिंक्डइन पे। मैंने पहले कभी किसी प्रधानमंत्री का लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं देखा था। हाँ, काफी लोग काफी अचरज कर रहे थे, पर मुझे तो ठीक लगा। मतलब मैं तो लिंक्डइन पे काफी रहता हूँ, तो मुझे उस सोशल नेटवर्क की वैल्यू पता है। तो और प्रधानमंत्री तो मेरे से ज्यादा सोशल मीडिया सेवी हैं, उनको तो और ज्यादा मालूम है। तो वो वहां पर है जहाँ लोग हैं। हाँ हाँ, तो इसी से सब पूरी दुनिया जब सोशल मीडिया पर है, तो हमारे राजनीतिक गुट कैसे उपयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया का, ये भी जानना बड़ा जरूरी लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा एपिसोड है और हमारे साथ है आज जॉयजीत पाल। जॉयजीत यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के बैंगलोर स्थित रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं और सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का राजनीतिक गुट कैसे उपयोग करते हैं उस पर उन्होंने काफी सालों से शोध कार्य किया है। तो मुझे लगा उनसे इसी बात पे पुलियाबाजी की जाए और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे राजनीतिक गुट, हमारे नॉर्मल मीडिया, सोशल मीडिया का कैसे उपयोग करते हैं। तो जॉयजीत, स्वागत है आपका पुलियाबाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जॉयजीत, तो सबसे पहले तो आपने बहुत सारी चीजों पे काम किया है। आपने मिस इन्फॉर्मेशन से काम किया है और राजनीतिक गुट कैसे सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पे काम किया है, तमिल सिनेमा टेक्नोलॉजी पे काम किया है। तो इन सब पर आएंगे। पहले हम जिस स्थिति में हैं उसी से शुरुआत करते हैं। ये हम कोविड-19 में फंसे हुए हैं और आपने एक लेटेस्ट पेपर लिखा था आप लोगों ने, जिसमें जांच की थी कि कोविड-19 के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी खबरें किस तरह से बदल गई है। तो क्या दिलचस्प पैटर्न देखे आपने, उसके बारे में कुछ बताइए। तो ऐसा है कि झूठी खबरें जो है, इनके कई आर्काइव्स है हमारे भारत में। वो अलग अलग फैक्ट चेकर्स है जिनका एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फैक्ट चेकर्स नेटवर्क, और ये सर्टिफाई करता है कि कौन कौन फैक्ट चेकर्स है, क्या क्या खबरें वो लोग कहाँ कहाँ रखते हैं वगैरह। तो ये जो सारे फैक्ट चेकर्स है, इनका एक अलग आर्काइव है जो सारे को मतलब इकट्ठा करते हैं। वो टैटल नाम का एक कंपनी है, वो उनका एक आर्काइव रखता है। और हमने क्या किया, हमने उनकी आर्काइव लिए और उस पे 2 अनुसंधान करने वालों को काम पे लगाया कि भैया एक एक देखते जाओ और हर एक को कुछ अलग अलग श्रेणियों में डालो, कैटेगरीज में डालो कि ये झूठी खबर किस चीज के बारे में, दूसरी किस चीज के बारे में, वगैरह वगैरह। और इनका जो है टेम्पोरल एनालिसिस किया है। जो टेम्पोरल एनालिसिस यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते में क्या बोल रहे थे लोग, फरवरी में क्या कह रहे थे, मार्च में क्या कर रहे थे, वगैरह वगैरह। तो ये जो 7 श्रेणियां है वो ये है कि एक है कि इलाज, तो यानी कि लोग इलाज के बारे में क्या झूठी खबरें फैलाते हैं, ये एक हो गई। हाँ, तो जैसे कि ये कोई अदरक पानी या तो लहसुन पानी वगैरह पीकर सब ठीक हो जाएंगे वगैरह, ये सब एक किस्म के होते हैं। दूसरी है एक प्राकृतिक किस्म की झूठी खबर, और इसमें आप देख सकते हो कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, एक प्राकृतिक एक किस्म की ये होती है कि ये प्रकृति में ऐसा किया जाए तो ये बीमारी होगी, मतलब ये सही व्यवहार है, यहाँ पे हम प्रकृति के खिलाफ कुछ कर रहे हैं इसीलिए हमें ये बीमारी हो रही है। एक तो ये किस्म की होती है। और दूसरी ये किस्म की होती है कि
कोविड-19 की वजह से प्रकृति में क्या बदलाव आया है। ये एक तो आपने देखे होंगे कहीं कहीं कि रास्ते में सुअर घूम रहे, कुत्ते घूम हाँ रहे, ज्यादा चिड़िया विड़िया घूम रहे, मतलब ये हाँ बदलाव हाँ आया है। तो इस किस्म के बहुत सारी झूठी खबरें। आप तो ने तो शायद ये भी सुना होगा कि एक मत्स्य स्त्री जिसे कहते हैं, वो मैंने शब्दकोश में देखा है, उसका मरमेड मीनिंग तो ये, मरमेड हाँ, हाँ मरमेड। हाँ, तो ये कोविड की वजह से मरमेड अरे कहने लगे, तो क्या बात है, ये हमने तो मिस कर दिया सारी इंटरेस्टिंग खबरें। आप रिसर्चर लोगों तक जल्दी पहुंच रही हैं हम हाँ लोगों से। हाँ, तो अभी आपको इसमें कोई इंटरेस्टिंग बोले कि दूसरे घर वालों को समझाना पड़ता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ मत्स्य स्त्री के फोटो देख रहे हैं ऑनलाइन। तो वो ऐसा है। तो दूसरा एक है अर्थव्यवस्था और कारोबार के बारे में जो झूठी खबरें हैं। चौथी है जो चोट और मौत वगैरह के बारे में, कि ये होने से क्या होता है, मतलब कैसा दिखता है, कि किस किस्म के दर्द होते हैं। और ये जो है इस किस्म के जो झूठी खबरें, ये डराने वाली झूठी खबरें। अच्छा, सभी डराने वाली झूठी खबरें, लेकिन ये मतलब दिखा के डराने वाली, कि वो देख के आदमी को शौक लग जाए, हाँ, वो किस्म की होती है। फिर दूसरी होती है संख्याएं वाली गलत खबरें, जो कि इतने इतने हजार हजार लोग मारे जा रहे, लाख लाख लोग मारे जा रहे। और इनमें क्या होता है, कई बार आप देखेंगे कि एक कोई सरकारी लेटर हेड वगैरह दिखाते हैं और उसके अंदर ये खबर है, कि तो ये एक और किस्म की झूठी खबर है। और फिर सरकारी झूठी खबर है कि पुलिस ने ऐसे किए, कि सरकार ने ये किए। तो ये और एक, और लास्ट जो है वो है तौर तरीके वाली झूठी खबरें। और ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल है इसे समझना। ये हमने अंग्रेजी में इसे कल्चर रिलेटेड कहा है, कि ये उस किस्म की झूठी खबरें हैं जिसमें एक प्रांत या तो फिर एक धर्म, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। और वो जो झूठी खबर है वो खासकर उन तौर तरीकों के बारे में है, या तो उसके बारे में अच्छी चीजें भी हो सकती है, उसके बारे में बुरी चीजें भी हो सकती है। जब आपको जैसे कि अच्छी चीजों की एक एग्जाम्पल देते हैं, वो है कि जब मोदी जी ने कहा था कि ताली वाली बजाने का, वो 5 बजे, तो ये झूठी खबरें निकलने लगी कि ये जो है ये किसी किस्म से वैज्ञानिक चीज है, कि वो ताली बजाने से वो हाथ गर्म हो जाते हैं, हाथ गर्म होने से वो कोविड चली जाएगी, या तो फिर तो ये एक किस्म की, ये भी एक झूठी खबर है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि हाँ, ये हमारी संस्कृति किसी हिसाब से बेहतर है, इसीलिए ये कहा जा रहा है। और दूसरी जो ऑब्वियस है कि वो चीनी लोगों के बारे में जो पहले बहुत झूठी खबरें आती थी, कि हाँ, ये तो चीनी लोग है, ये लोग ऐसा करते हैं, ऐसा खाते हैं, ये तो वो भी झूठी खबर है। लेकिन उसमें टारगेट है कि वो उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सबसे जो अहम बात है, कि हर श्रेणी में एक अलग अलग तरीका है इंफॉर्मेशन दिखाने की। तो एक जब भी आप अगर चोट और मौत टाइप की अगर झूठी खबर दिखाना चाहते हो, तो उसमें आप जो है वीडियो वगैरह दिखाएंगे, क्योंकि उससे वो देखने से दर्द होता है। हाँ, जहाँ की अगर आप संख्याओं के बारे में झूठी खबर फैलाना चाहते हो, तो उसमें टेक्स्ट ज्यादा आएगा। तो ये मतलब क्या उसका जो जैसे कि फाइल टाइप कहते हैं, कौन से फाइल टाइप में कैसा मिस इन्फॉर्मेशन आता है, तो वो हमने उसे पास से जांच किया है। और दूसरी बात जो जांच की है कि किस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन कब ज्यादा बढ़ती है। और इसमें सबसे खास जो बात है ये है कि अप्रैल के शुरू से सबसे ज्यादा जो झूठी खबर है ये है तौर तरीकों के बारे में, तो धर्म के बारे में। और ये सब मेरे ख्याल में तबलीगी जमात के किस्से के बाद हुई है, कि बहुत सारी ऐसी खबरें आई है कि ये जो है ये मुसलमानों की वजह से हो रहे, और या तो फिर मुसलमान आकर ये फैला रहे हैं, ये थूक चाट रहे, क्या क्या। तो एक जो है, आप सोच सकते हैं कि जो इलाज वाले जो झूठे खबर थे ये काफी कम हो गए। और इसका कारण आप समझ सकते हैं कि वो आदमी अभी वो अदरक पानी लहसुन पानी पिएगा, फिर कुछ हुआ नहीं, फिर बोला अरे ये तो चलता नहीं है, फिर और उसके ऊपर से नरेंद्र मोदी आके खुद बोला कि नहीं यार इसका इलाज नहीं है, आपके जो चीफ मिनिस्टर सबने कहा है नहीं यार इसका इलाज नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं नहीं इसका इलाज नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं लोग समझते कि हाँ ये फॉरवर्ड करने का मतलब नहीं है, जहां तक पता है कि ये इसका उपाय हमें अब तक पता नहीं। तो जब चीज का उपाय पता नहीं चलता है, तो ये किसकी गलती है उसके ऊपर आदमी ज्यादा जाता है। तो कि अंग्रेजी में अगर मैं कह सकता हूं कि when you can no longer find
द कॉज यू फाइंड द फॉल्ट। तो वो जो है ये एक किस्म का ये तौर तरीके के ऊपर ज्यादा जा चुके हैं अप्रैल महीने से, और ये बढ़ते जा रहे हैं। ये हम अभी आगे जाके और एक छापने वाले पेपर के ये बढ़ते जा रहे हैं कि अभी लोग इसको सुधार करने की जगह में जो जो मिस इन्फॉर्मेशन लोग जो आगे फैला रहे हैं वो इसी के बारे में कि क्या गलत किसने किसके वजह से और किसको किसकी उंगली उठाया जाए। तो ये एक तरफ से विचारधारणा वाली बात है कि लोग क्या मानने को तैयार है और उसके हिसाब से क्या लोग फॉरवर्ड करने को तैयार है, या तो किस चीज के बारे में ज्यादा आसानी से लोग अगर झूठ भी हो तो लोग बोलेंगे ठीक है, सोचना चाहिए इसके बारे में। तो ये खास पैटर्न देखे हमने। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आपने बोली जयजीत कि खासकर ये जो लहसुन अदरक वाले खूब चल रहे थे, हर्बल होम्योपैथी वगैरह के रिलेटेड इलाज, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद आकर के बयान दिया। तो प्रधानमंत्री की बात का वजन है इस मामले में, अगर वो चाहें तो कुछ कुछ झूठ को दबा सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री का जो वजन है इस बारे में, मेरे ख्याल में भारत देश में इसके पहले अगर कोई भी और प्रधानमंत्री होते तो ये कहना मुश्किल है कि इस किस्म के जो बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं कि वो ले सकते थे या नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो पूरी तरह से ये शटडाउन करवाया लोग मान रहे हैं। ये दूसरी बात है कि इसका लोगों पे क्या, गरीबों पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो सब दूसरी बात है, लेकिन ये एक प्रधानमंत्री है जिनकी बात जो है काफी लोग हैं देश में जो बहुत उसमें वो सीरियसली लेते हैं और मानते हैं, सीरियसली लेते हैं, बहुत मानते हैं। तो उनके कहने से मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, खासकर ये इलाज वाले झूठी खबरों पे। खासकर इसलिए कि ये जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि इसकी इलाज नहीं, इसके कुछ ही हफ्तों पहले ये आयुष मिनिस्ट्री ने ही इसके बारे में एक झूठी खबर फैलाई थी कि शायद होम्योपैथी या तो इससे इलाज हो सकता है। आपने जयजीत एक और बात कही कि ये सब डर से जुड़ी हुई है मिस इन्फॉर्मेशन वाली खबरें, लेकिन ये डर जरूरी है क्या? कुछ कुछ मिस इन्फॉर्मेशन वाली खबरें ऐसी भी होती है ना कि मतलब दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी अगर ये चीज कर लो तो डर जरूरी है क्या कंपोनेंट इन सब? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल डर जरूरी नहीं है। और मिस इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने कहा है कि पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। इसीलिए मैंने कहा कि वो विचारधारा के बारे में है कि आप जो अगर मानते हैं कि दुनिया ऐसी है, तो जैसे कि आपको ये बताया कि ये शाकाहारी होने से ये सब ये कोविड वगैरह कम होती है। अभी इसके बारे में तो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो मानना चाहता है कि मैं जो सोचता हूँ, जो मानता हूँ वो सही है और इसीलिए मुझे नहीं हुआ है, और ये जो बीफ खाता है, जो भी है चिकन खाता है, ये उसको हो रहा है, तो उसका लाइफस्टाइल गलत है। तो वो मैं मानने को तैयार हूं क्योंकि मेरा उसमें एक किस्म का एक रीइंफोर्समेंट होता है। तो वो उस हिसाब से लोग पॉजिटिव चीज भी भेज देते हैं। हाँ, वही मतलब जो अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल है उसके अगर उपयुक्त सी खबर आई तो उसको हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, और नहीं तो फिर उसको अगेंस्ट करते हैं। पर जॉय जी एक और चीज भी थी कि अब हम लोगों ने प्रतीक सिन्हा के साथ भी एपिसोड किया था, उसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। एक जो जानबूझ करके लोग फैलाते हैं और एक जो लोगों को पता नहीं है फिर भी लोग फैला देते हैं। तो इन सब खबरों में कोविड-19 से के जरिए कुछ लोग तो जानबूझ के फैला रहे होंगे और कुछ लोगों को पता नहीं है इसलिए फैला रहे होंगे, तो इसमें भी कुछ पैटर्न है क्या? हाँ बिल्कुल, ये जो आपने जो मिस इन्फॉर्मेशन वर्सेस डिस इन्फॉर्मेशन की बात की, अभी मैं अगर आपको भेजता हूँ कोई मैसेज के यार ये इमाम पसंद आम है, ये बस और एक हफ्ते इसकी सीजन है, वो खत्म होने वाली है, वो खाने से कोविड चली जाएगी, तो आप सबसे पहले सोचेंगे यार ये तो लगता है मुझे कुछ बकवास खबर है, लेकिन एक ही हफ्ता बाकी है, भेज ही देता हूँ लोगों को, अगर सही निकले तो लोगों की मदद कर रहा हूं मैं, तो मैं खुद मान रहा हूँ कि ये शायद गलत होगा, लेकिन मैं आगे भेज देता हूँ, चलो ठीक है यार, उसके पास क्या बुरा हो सकता है, जिम्मेदारी सोचने की, वो अपनी जिम्मेदारी समझ के, वो तो ये सोच रहा है कि हाँ मैं बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहा हूँ, लोगों को बता के अपने लोगों का ख्याल रख रहा हूँ। तो ये एक जो है दिस इज द प्रोपगेशन, ये इन्होंने ओरिजिनेट नहीं किया है, ये आम खाने से सीधा होता है, इसको कहीं से मैसेज मिला। अभी जो जिसने मैसेज भेजा है उसके मन में क्या है कि उसने क्यों किया है, उसमें एक तो है कि इसमें एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है। अगर आप समझिए YouTube में कोई गलत खबर बनाए तो वो उस पे जो एड्स आते हैं, खासकर वो एकदम वायरल हो जाए, तो वो एड्स के तो पैसे आपको जेब में आ रहे हैं। हाँ, तो वो उसमें एक खास फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिसके कारण से आप
वो मिस इन्फॉर्मेशन में इंडल्ज कर सकते हैं। दूसरा है कि आपके वो प्री एग्जिस्टेंट बायसेस की बात, जहां मैंने कहा कि आपकी वो विचारधारा है, तो वो आप स्प्रेड करना चाहते हैं क्योंकि आपको इसको नीचा दिखाना है, ठीक है। तो वो अलग अलग किस्म के वो क्यों कर रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन इसमें आप कोई एक जवाब नहीं दे सकते कि हर अलग मिस इन्फॉर्मेशन का एक अलग जवाब होता है कि क्यों किया जा रहा है। ठीक है, ये तो बड़ा दिलचस्प है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी बात पर जॉय जी, जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करते हैं हमारे राजनीतिक गुट और राजनीतिक लीडर इसके ऊपर। तो सब इसमें बहुत सारे सवाल है मेरे पास, लेकिन सबसे पहले तो आपने इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी देखी है, कैसे मतलब हमारे कई प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें ऐसे टेक्नोलॉजी सैवी कहा जाता था, जैसे राजीव गांधी को टेक्नोलॉजी सैवी कहते थे लोग, अब नरेंद्र मोदी को भी कहते हैं। तो क्या रिश्ता था इन सब लीडर्स का टेक्नोलॉजी के साथ? जी, तो ये टेक्नोलॉजी के साथ जो रिश्ता है, ये तो आप नेहरू जी से ही कह सकते हैं कि वो तो डैम बनाते थे, तो वो भी एक उन दिनों की आधुनिक टेक्नोलॉजी तो वो थी। तो मतलब कि ये है जो देश चलाने का इनका समझ है कि इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उनकी बात सुनी जाए और उस हिसाब से वो देश चलाते। तो ये नेहरू के वक्त से ही आते जा रहा है कि जो टेक्नोक्रेट है उसकी जो बात सुनता है वो एक अलग किस्म का लीडर है, और जो वो नहीं सुनता है वो एक अलग किस्म का लीडर है। इसमें जो सबसे खास बात जो आपने कही है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी। अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में अगर आप अंतर करें, तो ये राजीव गांधी का 1900 मेरे ख्याल से जब वो सांसद थे इंदिरा गांधी के 1980 के गवर्नमेंट में, तब से उनका एक तरफ का कैसा कहा जाए, उनका एक ब्रांड हो गया था। कहा जाता था कि उनके कुछ एडवाइजर थे जिनको कंप्यूटर बॉयज कहा जाता था। तो राजीव गांधी ने ये मोटोरोला, ह्यूलेट पैकर्ड इनको इंडिया में लाए हैं, और उसके सिवाय वो जो पहला जो सॉफ्टवेयर पॉलिसी था वो भी राजीव गांधी का ही काम माना जाता था। वो इंदिरा गांधी के टेन्योर से शुरू किया था। तो एक किस्म का जो आधुनिक किस्म के सांसद है, ये राजीव गांधी के आप जैसे कह सकते हैं आप उनका ब्रांड था, ठीक है। लेकिन जबकि राजीव गांधी ये सब कर रहे थे, उनको माना जाता था कि ये और कंप्यूटर्स वगैरह, उन्होंने एक्चुअली 85 में उन्होंने एक ये कंप्यूटर फॉर्म भी बनाया था कि सारे सांसदों को भरना पड़ेगा कि मैंने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है वगैरह वगैरह। और तब तो बड़ी पेपर्स में हलचल आई थी कि ये कंप्यूटर्स लेकर लोगों पे कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आज आप सोचने जाए कि ये तो कितनी बड़ी बात हुई, कंप्यूटर्स एंड कंट्रोल ऑफ सोसाइटी होती, ये 1985 में राजीव गांधी के बारे में कहा जा रहा था। तो ये तब से चले जा रहा है। और उसी वक्त 1985 में एक्चुअली आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू एक विधायक थे एनटी रामाराव के गवर्नमेंट में, और उन्होंने 1985 में सारे विधायकों को फ्री कंप्यूटर्स दिलवाए थे, और उसके साथ साथ 5 लाख कार्यकर्ताओं के रिकॉर्ड रखे थे। तो ये जो आप आज के दिन में जो कहा जाता है कि बीजेपी काफी आगे है अपने आईटी सेल्स को कंट्रोल में रखने में, लोगों का एक डेटा कलेक्शन वगैरह वगैरह में, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू 85 से किए जा रहे थे, ठीक है। और लेकिन जो मेन पीरियड जहां पे टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है, ये इसका था मेरे ख्याल से मिड 90s के बाद में। और ये फिर से चंद्रबाबू नायडू का ही इसमें एक खास काम है, क्योंकि उनका जो ये प्रभाव था, सार्वजनिक छवि, हाँ, कि मैं सीईओ हूं आंध्र प्रदेश का, मैं एक ये नहीं हूं, मैं ये प्रधान सेवक चीफ मिनिस्टर नहीं, हाँ। और अगर आपको याद है तो चंद्रबाबू नायडू के फोटोज जब भी आते थे पेपर में, वो एक कंप्यूटर के साथ आते थे, और वो मतलब उनकी उंगलियां कीबोर्ड पे होती थी, और ये दिखाया जाता है कि हाँ ये कंप्यूटर यूजर, ये किस्म के ये है। तो ये जो चंद्रबाबू नायडू ने बहुत सक्सेसफुली यूज किया था एज अ पब्लिक इमेज मैनेजमेंट, लेकिन उसके वोट्स मिले कि नहीं मिले वो दूसरी बात है, ठीक है। लेकिन वो एक पब्लिक इमेज मैनेजमेंट। तो अगर आप इसको दो टुकड़े कर दे कि एक है कि पॉलिटिशियन का जो पब्लिक जो छवि है वो कैसे मैनेज किया जा रहा है, और दूसरा है कि वो इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं, इन दोनों को अगर आप काट दो तो देखो कि ये दो अलग अलग लेकिन साथ साथ में चल सकते हैं, ठीक है। मुझे अभी भी याद है कि 1995 के करीब मैं एक बार मद्रास गया था, चेन्नई के होने के पहले मद्रास था। तो वहां पर स्टेशन से निकल के ही, तो उन दिनों तो कटआउट का बहुत ये था, बड़े बड़े कटआउट्स होते थे। स्टालिन जो आज खैर डीएमके के हेड थे, तभी तो वो करुणानिधि के बेटे माने जाते थे, उनका बहुत बड़ा पोस्टर था मोबाइल लेके, हाँ,
तो ये तभी से दिखाया जा रहा है कि ये जो है ये कोई आम विधायक नहीं है या तो आम पॉलिटिशियन नहीं है, ये है जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और ये इसका एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये जो आधुनिकता है ये मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी ने 1999 से ही काफी रिकॉर्ड्स है, आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। ये तो एक्चुअली राजीव शुक्ला के साथ जो रूबरू में इंटरव्यू हुआ था नरेंद्र मोदी, तो आजकल तो वो कई बार उसे वापस देखा जाता है। उसी वक्त से नरेंद्र मोदी खुद कह रहे थे कि ये कंप्यूटर्स, इंटरनेट वगैरह ये सब का मुझे बहुत शौक है। तो ये भी जो है एक आधुनिक किस्म के पॉलिटिशियन का, तो और तब तो वो सिर्फ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, तब तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे। तो तब से ही उन्होंने ये इस्तेमाल करना शुरू किया है। और जो इंटरनेट यूज एज अ स्पेसिफिक वे ऑफ आउटरीच, ये बीजेपी ने कांग्रेस के बहुत पहले किया था। ये वाजपेयी गवर्नमेंट के वक्त से ही बीजेपी ने एक ऑनलाइन प्रेजेंस रखना शुरू किया था। आप ऑनलाइन जाकर बीजेपी के मैनिफेस्टोस पढ़ सकते थे। ये सारी चीजें, भले ही राजीव गांधी को कंप्यूटर मैन माना जाता है, लेकिन ये ऑनलाइन ऑर्गेनाइज तरीके से करना ये बीजेपी ने शुरू किया था। इनफैक्ट बीजेपी के मैं कहूंगा कि कम से कम 10-12 साल पीछे है कांग्रेस और दूसरे कोई भी पार्टी कंपेयर टू बीजेपी इन टर्म्स ऑफ कि ऑनलाइन कितना इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी 2007 में आप लोग को शायद याद है ऑर्कुट हुआ करता था। याद है, हाँ। हाँ, हाँ, तो ऑर्कुट में नरेंद्र मोदी का एक पेज हुआ करता था। और ये नरेंद्र मोदी का भी एक इंटरेस्टिंग ये है कि 2000 खैर तब तो आपका ये जब चीफ मिनिस्टर बने, फिर बाद में वो गोधरा का राइट्स वगैरह हुए, तो ये सब के टाइम इसके बाद नरेंद्र मोदी ने खुद का जो है एक NarendraModi.in एक वेबसाइट बनाया था। और उसके बाद पहले तो सिर्फ वो नरेंद्र मोदी इन के थ्रू ही बात किया करते थे। ऑर्कुट आने से एक पहला जो है नरेंद्र मोदी ग्रुप बनाया गया था। अब तो वो सब बंद हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो ग्रुप था उसके साथ ही 2007 में जब बना था, 2009 तक वो ट्विटर पे आ चुके थे। ठीक है, मुझे नहीं पता था ट्विटर वो पे आ ऑर्कुट चुके पे थे। वाव, ओके। ऑर्कुट पे वो खुद नहीं थे, उनकी ओर से लोग ऑर्कुट पे बोलते थे कि फैंस ऑफ नरेंद्र मोदी, ऐसा कोई तो ग्रुप था। ठीक है, अब 2009 के भी अगर आप नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स देखेंगे तो वो नरेंद्र मोदी खुद अपनी आवाज में नहीं कह रहे, वो कोई और लिख रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी विल बी हियर टुडे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि ये जो है ट्वीट खुद नहीं कर रहा है, कोई और इनके लिए कर रहा है। लेकिन 2011 से नरेंद्र मोदी खुद अपनी बात अपनी आवाज में बोलने लगे, डियर फ्रेंड्स आई एम डूइंग दिस, या जो भी है। ठीक है, तो इसमें जो है एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। और उसी के वही मेरे ख्याल से जो खास हिस्ट्री है, तो ट्विटर वगैरह इस्तेमाल करने का जो काम है ये नरेंद्र मोदी के पहले कई और पॉलिटिशियंस ने किया है। अमित जोगी जो है अजीत जोगी के बेटे, फिर जयंत सिन्हा, इन लोग सबके ट्विटर अकाउंट्स बहुत पहले से थे। मगर ये लोग तो ट्विटर मतलब खुद पॉलिटिशियन इसलिए नहीं यूज कर रहे थे, वो तो ऐसे कि वो बाहर कहीं यूएस वगैरह में रहते थे और उन्होंने यूज करना शुरू किया। उनके बाप दादा पॉलिटिशियंस थे और कहीं भी घूम फिर के वो लोग किसी दिन खुद पॉलिटिशियंस बने। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो है खुद का एक ट्रेजेक्टरी रहा है शुरू से, जो उन्होंने फॉलो किया है। अगर आप ये पूछने जाए कि ये पूरे दुनिया में ये क्यों बदला है ये ट्विटर का, खैर तो वो मेरे ख्याल से बराक ओबामा के इलेक्शन से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। लोग क्यों, पॉलिटिशियंस क्यों इसकी ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। तो बहुत सही था। लेकिन खासकर यूएस में तो जो समझ में आता है, क्योंकि बहुत लोग ट्विटर पे हैं और यूएस में एज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर था। और अभी ट्विटर खैर हिंदुस्तान में भी हो गया है पॉपुलर, लेकिन खासकर जैसे नरेंद्र मोदी जैसा पॉलिटिशियन 2009 में हिंदुस्तान में ट्विटर पे आए, हिंदुस्तान में तो ट्विटर के यूजर्स क्या इक्का दुक्का थे 2009 में। हाँ, है ना, आई मीन मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में मिलाकर के 1 करोड़ लोग भी नहीं था ट्विटर पे 1-2 साल पहले तक, या पता नहीं 5 साल पहले तक शायद। ठीक है, लेकिन ये इतनी छोटी संख्या होने के बावजूद, आई मीन एज ए पॉलिटिशियन, तब तक तो वो चीफ मिनिस्टर भी थे, प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशन भी थी 2011 तक तो मेरे ख्याल से। तो इतना बिजी आदमी होते हुए ट्विटर पे इतना डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम स्पेंड करना, इसका क्या कैलकुलेशन? हाँ, तो ऐसा है कि ये अंग्रेजी में जिसे सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स कहा जाता है। तो किसी भी मीडियम की अगर आप देखेंगे उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका ये सोचना पड़ेगा कि ये इस्तेमाल करने से दूसरे मीडिया पे क्या फर्क पड़ने वाला है। जो ओरिजिनल
सोशल मीडिया कैंपेन जिसे माना जाता है, ये यूएस के एक हावर्ड डीन थे, ये राष्ट्रपति चुनाव में वो प्राइमरीज में डेमोक्रेटिक पार्टी के थे और उसमें उसी में उड़ गया वो। तो लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक मीटअप्स, अभी मीटअप्स तो है अभी भी, लेकिन मीटअप्स बोल के एक टेक्नोलॉजी थी जो 2003-4 में जब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, खासकर कोई भी नहीं इस्तेमाल करता, तो बहुत छोटा था। और यही सवाल उनको पूछा जाता कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्यों यूज कर रहे हो, इसके किसका ये क्या मतलब है इसका। क्या है कि वो उस टेक्नोलॉजी से उन्होंने एक कोर सपोर्ट बेस है उसको हिलाया, और वो मीटअप्स इस्तेमाल कर करके वो जो कोर बेस है वो और लोगों को मिला करते थे। ठीक है, सो यू यूज द फर्स्ट, पहला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके फिर उससे आउटरीच किया करते हो अगले आदमी से जो शायद मीटअप नहीं यूज करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ मीटअप आप एक प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी को आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि ये डायरेक्टली कौन कौन यूज कर रहा है और सिर्फ इसका क्या इम्पैक्ट है। अब ट्विटर की जहां तक बात की जाए तो आप अगर समझो कि सिर्फ भैया भारत के समझो 2% लोग हैं जो ट्विटर यूज करते हैं, आप उस 2% लोग में सारे के सारे जो पत्रकार है वो उस 2% लोग में है। अगर आप ट्विटर के सिवाय किसी और तरीके से लोगों से बात करना बंद कर दे तो पत्रकार के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप ट्विटर में जो कह रहे आपको वही सुनना है। तो नरेंद्र मोदी का जहां तक केस लिया जाए तो नरेंद्र मोदी का करण थापर के साथ जो इंटरव्यू था 2007 में, वो तो बहुत फेमस इंटरव्यू था, क्योंकि पहली बार है कि नरेंद्र मोदी एकदम गुस्सा होकर उठ के चले गए और तभी से पता चल गया कि ये जो प्रेस के लोगों के साथ जो डायरेक्ट बातचीत होगी इसमें कुछ ना कुछ कठिनाई होने की आवश्यकता है। और अगर ये बात है तो कोई ऐसा माध्यम जिसमें आप जो कहना चाहते हैं सिर्फ वो कहे और जो ना कहना चाहते वो नहीं कहे, सिर्फ ब्रॉडकास्ट ओनली मीडियम, सिर्फ ब्रॉडकास्ट ओनली मीडियम। लेकिन एट द सेम टाइम ये ब्रॉडकास्ट ओनली मीडियम है लेकिन इसे इंटरैक्टिव मीडियम कहा जाता है। तो लोग सोचते कि नहीं भैया ये ब्रॉडकास्ट ओनली नहीं है, ये इंटरैक्टिव है, देखो कितना आर पार बात किया जा रहा है। एक्चुअली मुझसे कह रहे हैं, वो सिर्फ तुम मुझसे कह रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा है हैप्पी दिवाली, कितना अच्छा लग रहा है मुझे, वाह वाह। एंड फिर आप एक हैशटैग दो सेल्फी विद मोदी जिसमें आप अपना फोटो लगा, दिस इज मी विद नरेंद्र मोदी। तो ये एक लगता है कि हाँ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी चीज है कि पत्रकारों को ये पढ़ना पड़ रहा है। आप टीवी पे देखिए वो 2% ट्विटर वाले जो है वो टीवी ब्रॉडकास्ट पे एक नीचे एक टिकर चलते रहता है कि आज ट्विटर पे क्या क्या कहा गया है। हर अखबार में भी यही है जो जीत है ना, हर अखबार में भी कई न्यूज रिपोर्ट तो सिर्फ ऐसी ही होती है कि ट्विटर में ये हुआ, उसने ये बोला, ट्विटर में ये कहा गया। हाँ, आई मीन नरेंद्र मोदी से ज्यादा तो उमर अब्दुल्ला कोई ट्वीट करे तो अगली बार अखबार में जरूर आती थी। हाँ, बिकॉज और तो कोई मतलब अगर पत्रकारों से बात करना ही बंद कर दे कि अगर सिर्फ ये तरीका है तो फिर और क्या कर सकते हैं। और ये एक्चुअली ये इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक पेपर भी लिखा गया है जिसमें दिखाया गया है कि जो सिर्फ ट्विटर में बात करता है फिर भी जो प्रिंट न्यूज़पेपर्स है वो उनकी बातें फिर भी उठाते। तो मतलब इसमें एक वैल्यू है कि जब आप पत्रकार के साथ बात कर रहे हो क्या पता क्या उल्टा सीधा सवाल पूछेगा, अपने को जवाब देना पड़ेगा, तो इट्स बेटर यू कंट्रोल द नैरेटिव। तो ये मेरे ख्याल से इसीलिए ये कभी भी कहना कि हाँ ट्विटर में सिर्फ ये संख्या है, नहीं, अब ये मेन मीडियम हो चुका है। सारे के सारे जो सांसद वगैरह है वो सिर्फ इसी पे बात कर रहे हैं। और हमारे पास ना तो अमेरिका यूएस जैसी कोई सिस्टम नहीं है जो एक बार जो प्रधानमंत्री खड़े हो जाए और सारे पत्रकार कोई भी सवाल पूछे जाए। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस ब्रीफिंग देखे तो हमारे देश वाले तो मतलब अचंभे में आ जाएंगे, अरे ये पत्रकार सीधा सीधा कैसे इतना डेयरिंग सवाल पूछा प्रेसिडेंट के मुंह पे कि तुमने ऐसा क्यों किया नहीं। अरे हमारे यहाँ तो कोई कॉर्पोरेटर या एमएलए के सामने कोई पत्रकार ऐसे सीना तान के बोल नहीं सके, मोदी के सामने बात करने की तो कोई सवाल ही नहीं है। तो वो एक ट्विटर इज सॉर्ट ऑफ कर्टन, बस यहाँ तक देख सकते हो आप। जॉय जी, ये तो समझ में आएगा कि ट्विटर कैसे कंपेयर करता है नॉर्मल मतलब नॉन डिजिटल मीडिया से, लेकिन ट्विटर ही क्यों? क्योंकि ऐसा तो नरेंद्र मोदी फेसबुक पे भी कर सकते थे, ऑर्कुट पे भी कर सकते थे, लिंक्डइन पे भी कर सकते थे।
हाँ, और वो इन सब पे करते हैं। वैसे अगर आप 2014 की कैंपेन देखने जाए तो वो तभी से ये सारे के सारे, आप लिंक्डइन की तो कितनी बार बात कर चुके, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर लिंक्डइन पे क्यों है। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर लिंक्डइन पे है वो ये दिखा रहा है कि जिस तरह से प्रणय, सौरभ, जयजीत अपना रेज्यूमे वगैरह बना के बैठे हुए लिंक्डइन पे, मैं खुद भी उसी तरह, मेरे देशवासियों की तरह मैं भी अपने रेज्यूमे बना रखा हूं। मैं भी दिखा रहा हूं कि मैं आज जिस पदवी पे हूं वो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे बाप दादा ने ये देश बनाई है, मैंने इसलिए क्योंकि मैं अपने क्वालिफिकेशन पे खड़ा हूं। ठीक है, तो ये दिखाने वाली चीजें एक छवि दिखाती है कि हाँ ये क्वालिफिकेशन पे खड़ा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि वो लिंक्डइन पे अभी उसको अगला जॉब दिखा रहे कि अब क्या करे भैया, जाओ बांग्लादेश का राजा बन जाओ। हाँ, तो ये एक तरीका है कि यू यूज अलग अलग, हर सोशल मीडिया का क्या वैल्यू है उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाए। अब इंस्टाग्राम पे अगर देखिए तो नरेंद्र मोदी बहुत एक्टिव है उस पे, और बहुत एक्टिव है, और वो एक विजुअल तरीके से एक्टिव है। ठीक है, अपने फोटोज लगाते हैं और वो फोटोज एकदम स्क्रिप्टेड फोटोज है। ठीक है, मेन क्वेश्चन इज ट्विटर और फेसबुक में क्या फर्क है। अब ट्विटर जो है इसका एक एक काइंड ऑफ एक फॉर्मेलिटी ऑफ एक प्रेस ब्रीफिंग जैसे ऑलमोस्ट हो चुका है कि ट्विटर 2007, 2008, 2009 से ही काफी पॉलिटिशियंस है जिन्होंने इसे एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड छोटा स्टेटमेंट देते कि भैया ये इतना इतना है हमारी तरफ से, हम इतना ही कहेंगे इस बारे में, और ये आगे इसको जो करना है करो। ठीक है, फेसबुक में एक जो वो है कि लंबा लॉन्ग फॉर्म आप लिख सकते हो, वो एक किस्म का एक डिसएडवांटेज बन जाता है। क्योंकि अगर आप लिख सकते थे 2 पैराग्राफ, बदले में आपने लिखा है सिर्फ 3 लाइन, तो ये क्यों सिर्फ 3 लाइन लिखा है। एक्चुअली जो ट्विटर का जो शॉर्ट फॉर्म है ये पॉलिटिशियन के लिए एक बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ उतना कहेगा जितना उसे कहना है और वो कह के छोड़ देगा। और उसके आगे जो बात है कि अगर एक पॉलिटिकल कल्चर में अगर एक टेक्नोलॉजी डोमिनेंट हो जाए, जैसे कि ट्विटर हो चुका है हमारे पॉलिटिकल कल्चर में, यूएस पॉलिटिकल कल्चर में, कई देशों में ट्विटर इज द मेन, टर्की में ये हो चुका है, तो सारे के सारे पॉलिटिशियंस एक टाइम के बाद उसी पे आने लगते हैं। आप कैम्बोडिया में देखने जाए तो कैम्बोडिया में फेसबुक डोमिनेट है। एक्चुअली कई देशों में जहां पे फेसबुक डोमिनेट है, और वहां पर जो है वो वहीं पर आपको दिखाई देगा कि काफी जो डिबेट्स है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो सब वहीं पर हो रहे हैं। ठीक है, फेसबुक में आर्ग्यूमेंट का प्रॉब्लम ये है कि आपको अपना असली आइडेंटिटी निकालना पड़ेगा, तो ट्रोलिंग वगैरह ये सब फेसबुक में थोड़ा और मुश्किल है। जहां कर ट्विटर पे अगर आपको किसी चीज को ट्रेंड करवाना हो तो कई तरीके हैं करने के जो आपको पॉलिटिकली अच्छा दिखाए, लेकिन उसके पीछे क्या है हमें पता नहीं। तो ट्विटर के ये 2 खासियत है जो मैं कहूंगा फेसबुक से बेहतर बनाते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए। और यदि आई मीन प्रधानमंत्री इतने सारे, हर जगह लगता है प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रधानमंत्री पूरा टाइम बैठ के इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन पे तो बैठे नहीं रहते होंगे। तो हाँ। आपका एज ए रिसर्चर क्या अंदाजा है, कितनी बड़ी टीम लगती होगी ये सब मैनेज करने के लिए? ये कितनी बड़ी टीम है तो ये तो मैं आपको ठीक कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक बात है कि खैर आप 2014, 2019 में जो क्या सबसे बड़ा फर्क है कि ये जो पेशावर सोशल मीडिया प्रबंधक जो है ये आ चुके हैं हर पार्टी में। ठीक है, तो और हर पार्टी में वो पेशावर जो प्रबंधक है ये सिर्फ टॉप लेवल पर नहीं है, ये हर लेवल पे है। जो अच्छा। आपके लिए जो लोकसभा इलेक्शन में खड़ा होता है तो वो भी अपना आदमी रखेगा या अपना जो भी है स्टाफ को रखेगा ये अपना सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के लिए, और वो किस हद तक सेंट्रल कमांड के साथ कोऑर्डिनेट करता है, दिस डिपेंड्स ऑन द पार्टी। जो बीजेपी का आईटी सेल है इसका तो एक बहुत बड़ा रेपुटेशन है कि काफी सेंट्रलाइज्ड है और बहुत डिसिप्लिन्ड किस्म का जो आउटपुट है। और ये हम स्टेटिस्टिकली कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी के जो ट्वीट्स जाते हैं जब वायरल वगैरह जाते हैं तो उसमें काफी एक लैंग्वेज सिमिलैरिटी दिखाई देती है, पता चलता है कि हाँ कि ये एक अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। और आपको जहां तक पता है कि नरेंद्र मोदी ने खुद 2018 में मेरे ख्याल से कहा था कि 2 या 3 लाख फॉलोअर्स जिसके ट्विटर पे नहीं होंगे उसे टिकट ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हाँ ये तो ये बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कहा गया था, ये आप खबरों में भी देख सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा कह दिया कि 3 लाख फॉलोअर्स आपको चाहिए तो आप
तो कोई अगर आंडू पांडू है, आपको कहाँ से 3 लाख फॉलो, आप वही भले ही वहां के सांसद हो या विधायक हो कहीं ना कहीं के, 3 लाख फॉलोअर्स आपको अगर चाहिए, आपको एक प्रोफेशनल्स की जरूरत हाँ। पड़ेगी। तो अगर वो पार्टी के हेडक्वार्टर से अगर कहा जा रहा है हाई कमांड से कि आपको ये करना है, तो आपके पास 2 चॉइस है। एक तो या तो फिर आप टिकट मांगने के पहले अपना एकदम एकदम बढ़िया फॉलोइंग बना रखो, या तो फिर पार्टी के पास जाओ, भैया देखो भाई आपको जो चाहिए ले लो, मेरे को अपने आईटी सेल वाले उधार पे दे दो और मुझे अपना ये बनाना है। अब पार्टी टू पार्टी काफी फर्क है। जो बीजेपी है मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड है। इनके ट्रेंडिंग हैशटैग्स भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि अभी कोरोना हो रहा है तो हर जगह में इंडिया फाइट्स कोरोना, ओडिशा फाइट्स कोरोना, बंगाल फाइट्स कोरोना। तो ये जो है एक 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 इसमें एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जिससे ये लोग हैशटैग्स बनाते हैं और वो हैशटैग्स को आगे जाके वायरल करते हैं। तो ये बहुत ऑर्गेनाइज दिखाई देता है, जहां के दूसरे पार्टीज में इतना ऑर्गेनाइजेशन नहीं। आपको बेस्ट एग्जांपल मैं सीपीएम का दे सकता हूँ। तो हमने ये सीपीएम का भी स्टडी किए थे। तो सीपीएम में जो है इनका जो सिस्टम है, ये कैडर्स रखते हैं, और कई बार जो कैडर्स है अपने जो पार्टी ऑफिस है उसको एक स्टाइपेंड दिया जाता है। तो वो सारे साल भर उसको स्टाइपेंड मिलता है, वो कुछ काम करे या ना करे, क्योंकि उनका फिलोसफी में कि ठीक है उसको नौकरी दिया जा रहा है एक तरफ का। तो बीजेपी ने जब शुरू किया ये काम, और 2013-14 के बारे में बहुत लिखा गया कि कैसे ये कैंपेन प्लान किया गया, उन्होंने प्रोफेशनल्स को इस्तेमाल किया, एड एजेंसीज को इस्तेमाल किया। जहां के ये सीपीएम जैसे पार्टीज लोग क्या है कि वो जो काम पहले जाकर लोगों को रास्ते पे जाकर कार्यकर्ता का काम करते थे, लोगों को घर से घर जाते थे या तो राशन ऑफिस ले जाते थे, उसी को लेके उसे सोशल मीडिया का इंचार्ज बना दिया गया है। तो जो जो आदमी एक किस्म का पॉलिटिकल काम कर सकता था, वो दूसरे किस्म का पॉलिटिकल काम करने लायक शायद नहीं होगा। तो वो जो प्रोफेशनलाइजेशन लाया गया है बीजेपी में, इस हिसाब से एक बहुत ही अलग किस्म का स्किल सेट लाया है। और अगर आज भी आप देखने जाए कि जो सबसे फॉलोड लोग जो है बीजेपी पार्टी में, उसमें से, और खैर टॉप जो फॉलोड लोग हैं तो वो तो सब सांसद वगैरह होंगे, लेकिन उसके जो सेकंड लेयर फॉलोड लोग हैं वो सब इन्फ्लुएंसर्स हैं। और वो इन्फ्लुएंसर्स आपके ट्रेडिशनल आरएसएस के कार्यकर्ता प्रचारक, बीजेपी के कार्यकर्ता प्रचारक नहीं है। वो एक अलग किस्म के पॉलिटिकल क्रीचर कह सकते हैं उसको। और ये मेरे ख्याल से क्रेडिट पूरी तरह से बीजेपी आईटी सेल को जाता है। तो जॉय जी, दिन में भी मतलब एक विभाजन होता है क्या, कि जैसे जो आईटी सेल कन्वेंशनलिज्म हम उसको कहते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि उनका काम वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, मतलब एक अगर मैसेज आया उसको 2 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचाना है और ट्रेंड कैसे करवाना है, वो काम है। तो और दूसरा एक हिस्सा है जो ये जनरेट करते हैं ये मैसेज, जो जैसे कोई राहुल गांधी का मजाक उड़ाना है या किसी और पार्टी का मजाक उड़ाना, तो वो लोग और कोई होते होंगे ना, मतलब ये दोनों टीम अलग अलग है या एक साथ ही है, ब्रॉडकास्ट और जनरेशन का फंक्शन? हाँ, एक्चुअली ये तो मुझे अंदर की खबर तो नहीं है, मुझे पता नहीं कि कौन टीम अलग है या नहीं है। लेकिन ये एक बात इसके बारे में ये कहूंगा मैं कि ये पुराने दिनों से कुछ खास अलग नहीं है। अभी पुराने दिनों में क्या है कि अगर आप कहीं खासकर वेस्ट बंगाल के कभी इलेक्शन देखे तो, और वेस्ट बंगाल कहीं भी इलेक्शन देखे तो वो चुटकुले लिखने वाले होते थे, आपको याद है? जो वो मुझे नहीं याद है। कैंपेन कैंपेन के पहले वो कहेगा ठीक है गली गली में चोर है, प्रणय राजा चोर है, ठीक है, वो तो आपका जो आपके खिलाफ जो खड़ा है वो ऐसा करे। लेकिन वो अलग अलग किस्म के स्लोगन सोचेगा, ठीक है। और ये कुछ कुछ स्लोगन से जो नेशनल लेवल पे चलाए जाएंगे और कुछ कुछ स्लोगन से जो लोकल लेवल पे चलाएंगे। ये मैंने वेस्ट बंगाल का इसीलिए एग्जांपल दिया क्योंकि वहां पर बहुत चलता है ये, मतलब जोक्स मारना, एक दूसरे की फिरकी उड़ाना वगैरह। तो ये काम जो है ये ऑलरेडी हमारे पॉलिटिकल कल्चर में, बस ये अभी बदल के ये ऑनलाइन में आ गया है। ऑनलाइन ये जो काम ऑनलाइन किया जाता है, इसका एक सबसे बड़ा फायदा है, इसका रिएक्शन आप तुरंत देख सकते हैं कि कौन सा मैसेज वायरल जाता है, कौन सा नहीं जाता है, जिसको वो ए-बी टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे ए-बी टेस्टिंग, बिल्कुल इसको ए-बी टेस्टिंग क्या कहा जाता है। तो राहुल गांधी को अभी पप्पू क्यों कहा जाता है, अब ये आप देखने जाए तो ये बहुत सोच समझ के निकाला गया है। अब जिस आदमी को अगर हम हमारे देश में बोलेंगे ये आदमी यार गुंडा है, ये खूनी है, ये चोर है, ये इन सबको हम पहले वोट दे चुके हैं। जो गुंडे को वोट देंगे, चोर को वोट देंगे, खूनी को वोट देंगे, लेकिन बेवकूफ को वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर किसी को बेवकूफ दिखाया जाए, ये मेरे ख्याल में बहुत ही जोरदार थप्पड़ है। तो ये भी सोच समझ के निकाला गया है और एक कंसिस्टेंटली यूज किया गया है। इस तरह के लोग मतलब
नॉट इवन एज एन इंसल्ट, मतलब कॉमन कॉमन पार्लेंस में लोग कहने लगे। तो वो जो है मेरे ख्याल में, ये आप ये नहीं कह सकते हो कि ये एक्सीडेंटली हुआ है। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि ये एक सोचा समझा हुआ एक कैंपेन है, और ये सिर्फ एक वॉर रूम में हो सकता है। हम्म हम्म तो एक और जयजीत, ये जैसे आपने 2014 मतदान का भी देखा था कि क्या कैसे लोगों ने सोशल मीडिया का यूज किया था, और 2019 में भी देखा होगा, तो क्या बदलाव देखे आपको ये सोशल मीडिया उपयोग में अलग अलग पार्टियों द्वारा? हाँ, तो ये जैसे कि मैं कह रहा था कि एक किस्म का प्रोफेशनलाइजेशन जो हो चुका है, ये तो सारे पार्टीज समझ गए। जैसे कि 2014 में अगर आपको याद है, राहुल गांधी खुद ट्विटर पे नहीं था, सोनिया गांधी ट्विटर पे नहीं थी। मतलब पूरा कांग्रेस पार्टी शायद ये सोचते थे कि नहीं, ये हमारे नीचे है, या तो हमें नहीं करना है। जहां तक कि वो लोग प्रेस को स्पीचेस वगैरह दे रहे थे, तो ट्रेडिशनल मीडिया में वो लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन सोशल मीडिया में नहीं थे। और उन्होंने ये देखा है कि सोशल मीडिया, जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं, कि ये सिर्फ वो 2% इंडियंस का नहीं है, ये सारे के सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। खासकर 2017 योगी आदित्यनाथ का जो इलेक्शन है, इसमें सबसे ज्यादा पता चला है कि सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप, उस टाइम पे व्हाट्सएप के इस्तेमाल से बहुत कुछ किया जा सकता है। और दो किस्म की चीजें किए जा सकते हैं। एक, आप अगर सोचते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ ब्रॉडकास्ट मीडिया, तो ये बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया के द्वारा लोग जो है इलेक्शन के वक्त ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करते, जो बूथ कमिटीज वगैरह जो काम करते, लोग एक दूसरे के को कांटेक्ट में उस तरह रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उस तरह करते हैं कि हाँ, किस किस के घर में जाना था, किस किस के घर में जाना था, कैसे कैसे कांटेक्ट किया गया, इसको किसको कितना कांटेक्ट करना है, किसको कितने मैसेज भेजने। अब जिस दिन इलेक्शन होता है, उस दिन अगर आप ये वोट दे के बाहर निकलते, आप देखेंगे वहां पे पार्टी के लोग वो अपने टेबल पे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो पार्टी के जो लोग हैं उसके पास व्हाट्सएप रहता है, और वो टिक मार्क करता है कि प्रणय सौरभ आए कि नहीं आए। अगर मेरे को मालूम है कि सौरभ मेरे पार्टी के लिए वोट देने वाला है, तो मैं घूम फिर के कहीं ना कहीं से बोलूंगा, यार ये अभी तक आया क्यों नहीं, 4 बज गए, चलो फटक से इसको एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देते कि क्यों नहीं आया है। तो ये व्हाट्सएप मैसेजेस, ये सिर्फ आउटरीच के लिए नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा। के लिए है। तो वो मतलब लिटरली, जैसे कि आप जब बूथ कमेटी मेंबर को दिए जाते हैं कि हाँ, ये 100 फैमिलीज आपके अंदर है, तो वो 100 फैमिलीज को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। जब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पास जाते हैं लोग, तो वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर किसी को हम रखने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे पार्टी के बारे में लोग बात करेंगे। तो आपको ये देखना है कि और ये जो बीजेपी का हर तो मीडिया, पॉपुलर था ही ना जयजीत, कि उन्होंने पहली बार पन्ना प्रमुख बनाया था, कि जो वोटिंग लिस्ट में पन्ना बिल्कुल होता है, हर पन्ने का बिल्कुल, एक प्रमुख, हर पन्ने का एक पेज का एक प्रमुख बनाया एक जाता है। पेज तो का एक प्रमुख। हाँ। बिल्कुल, तो ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले किसी ने देखा ही नहीं था, और इन्होंने एक बार जो किया है, तो बाकी पार्टीज भी समझ गए कि ये करना है। लेकिन जो बाकी पार्टीज ज्यादा समझे है, वो है इमेज मैनेजमेंट। जो 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 ठीक से समझे नहीं, वो है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। जब अगर बिल्कुल, आप हमें अखिलेश मतलब यादव को, आप बीजेपी में देखेंगे, उनके पास हर पन्ने का प्रमुख है, कांग्रेस को तो बूथ का प्रमुख नहीं मिलता है कहीं कहीं बूथ में। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी को भी देख लिया। अगर आप अखिलेश यादव को का सोशल मीडिया देखें, तो अखिलेश यादव का एक्चुअली सोशल मीडिया फीड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2017 तक वो अंग्रेजी में बोलते थे, अच्छा। ठीक है। 2017 के बाद वो हिंदी में बोलने लगे। हम्म 2017 तक वो जो है सीधी सीधी बातें करते थे कि भैया ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम ये दे रहे हैं लोगों को, मैं यहाँ पर स्पीच दे रहा हूँ, वगैरह वगैरह। 2017 के बाद वो जो है चुटकुले मारने लगे, वो पोएम वगैरह लिखने लगे, मजाक करने लगे। वो इसलिए क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर से लेके ऑपोजिशन वाले बन गए, ठीक है। तो एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में जो है आदमी की आवाज बदल जाती है। हम्म और अखिलेश यादव ने 2019 में जो अपना जो छवि बनाई थी, वो था एक अच्छा पति। हाँ, जो अपनी डिम्पल यादव के साथ कई फोटोज लिए थे उन्होंने, वो हैप्पी वेडिंग या पता नहीं हैप्पी बर्थडे या कुछ वैलेंटाइंस डे वगैरह वगैरह के मैसेज भेजे थे। तो ये दिखा रहे थे कि नहीं यार, मैं मुलायम सिंह यादव अखाड़े वाला नहीं हूँ, हम्म मैं एक अलग किस्म का लीडर हूँ, और ये मैं दिखाना वाला हूँ आप लोगों को कि किस तरह से मैं अप्रोचेबल हूँ। ये लोग रास्ते पे जो बच्चे जा रहे हैं, बच्चे आके मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखता हूँ। तो ये हर चीफ मिनिस्टर का आप देखने जाए, तो इसमें एक इमेज मैनेजमेंट का एक
एक ये पूरा सिस्टम बना रखा है जो मेरे ख्याल से 2014 से 2019 में बदला गया है। इंटरेस्टिंग। और खैर ये तो आप दूसरी भी बातें देख सकते हैं कि YouTube भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरे ख्याल से ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च की नहीं गई है, क्योंकि YouTube एक तरफ से एक तरफे का प्रवचन है, और यहाँ पर भी आप वो कमेंट्स वगैरह देख सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियन कह रहा है वो पॉलिटिशियन एक बार कह के चले चला। हाँ, जैसे ब्राजील में यूट्यूब के ऊपर बहुत काम किया गया है, क्योंकि वहां पर जो है, वहां जो इलेक्शन में खड़ा हुआ था, जो जाइर बोल्सोनारो जो अभी है वहां का प्रेसिडेंट, उसने सोचा कि मैं मेन स्ट्रीम टेलीविजन के साथ कुछ काम नहीं करूंगा, मुझे जो कहना है मैं यूट्यूब पे कहूंगा, मुझे जो कहना है मैं व्हाट्सएप पे कहूंगा। तो एक जो है व्हाट्सएप जो है एनक्रिप्टेड सिस्टम है, तो इसके नीचे क्या कहा जा रहा है, क्या मिस इन्फॉर्मेशन, हमें कुछ नहीं पता है, तो लोग क्या मान रहे हैं इसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। यूट्यूब पे जो है, इसमें आपका जो लाइक्स वायरलिटी है, ये आपका मेन क्रेडिट है, किस्म का है। तो वहां पर आप एकदम एडिटेड 2-2 मिनट के वीडियोस बनाओ, डालते जाओ, एंड दैट इज योर मेन कैपिटल। यूएस में ये सोशल मीडिया की वजह से एक सबसे खास बदलाव आया है कि ये लॉबी ग्रुप्स जो है वो एक अलग सा सिस्टम है वहां पर, जो है उसको इलेक्शन स्पेंडिंग में नहीं माना जाएगा, लेकिन अलग किस्म का स्पेंडिंग में माना जाएगा। वो लॉबी ग्रुप्स जो है वो यूट्यूब वगैरह में बहुत स्पेंड करते हैं, क्योंकि वहां से क्या होता है कि एक अलग किस्म का एक आपको जो जो टीवी पे जो खर्चा करना पड़ेगा वो खर्चा नहीं है, उल्टा ना तो सिर्फ वो खर्चा नहीं है, उल्टा आपको उसमें से इनकम भी आ सकता है। हाँ, तो ये हो गया है कि ट्विटर नाउ, सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट दैट आपको टेक्स्ट बार भेजना, आपको वीडियोस भेजना है, वीडियोस को वायरल करना, ये सब पॉसिबल हो गया है विथ वेरी मिनिमल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जिसको इन्वेस्टमेंट करना आता है, जैसे कि बीजेपी को आता है, उसको उस इन्वेस्टमेंट का ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मतलब शुरुआत करना शायद अभी आसान है छोटी पार्टियों को, लेकिन उसका फायदा बड़ी पार्टियां और ज्यादा उठा सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लेकिन खैर वैसे तो ये नहीं, ये पूरी तरह से सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो ओरिजिनल ट्विटर सक्सेस स्टोरी है, सोशल मीडिया सक्सेस स्टोरी है, तो आम आदमी पार्टी का है। जो आम आदमी पार्टी ने जो पहला कैंपेन लड़ा था 2013 में, वो तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद आया था, और आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था, लोकपाल मूवमेंट, उसमें जो बड़े लीडर्स निकले हैं, वो निकलते ही ट्विटर सुपरस्टार्स बन के निकले। किरण बेदी जो तब आम आदमी पार्टी में थी, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव जो बाद में ट्विटर में आए, लेकिन ये सब जो है सीधा सीधा ट्विटर में मतलब पैर रखते ही सुपरस्टार्स बन चुके थे। तो इनके पास, खासकर जब आप ये इलेक्शन अगर आप अर्बन लोकेशन में लड़े, जैसे कि दिल्ली में था, तो आप बिना एनडीटीवी के पास जाए, बिना इंडिया टुडे के पास जाए, अगर आपको एक हेवी कैंपेन चलाना है, तो यू आर डूइंग इट ऑन द शोल्डर्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, और वो इन्फ्लुएंसर्स खुद है, और अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी वगैरह। तो वो एक सस्ती कैंपेन चलाई जा सकती है अगर आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी तरह से अर्बन हो। तो प्रणय, मेरे को लगता है इसमें साइज से फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है जिसके पास साइज भी है और वो बहुत अच्छा भी है ये काम करने में। लेकिन अब कांग्रेस उनके सामने है। कांग्रेस तो पावर में ही थी उनसे पहले, और उन्होंने पावर में रहते हुए भी इसको ना समझा, ना अभी भी ठीक से यूज नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है साइज का इससे ताल्लुक नहीं है, इसका जो कॉम्पिटेंसी है और कितनी डीप जाती है, जो ऊपर से हमको सतही तौर पे दिखती है वो तो बहुत छोटी सी चीज है। ये बहुत डीप कॉम्पिटेंसी है जब आप ऑपरेशनल तरह से इसको यूज कर सकते हैं, जैसा जयजीत ने बोला। तो वो ऑपरेशनलाइज करना, और आम आदमी पार्टी भी ऑपरेशनल तरह से यूज करती है। एक तरह से वो उसको मैं बोलूंगा अपना पॉलिटिकल ईआरपी की तरह यूज करती है। जैसे कंपनीज का ईआरपी होता है ना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, तो ये लोग अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खुद का उन्होंने आईटी की जरूरत नहीं है, उन्होंने सोशल मीडिया को रिपर्पस कर लिया है एक अपने इलेक्शन मैनेजमेंट और पॉलिटिकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तरह से। और फ्री में है, आपको ना सर्वर की जरूरत है, ना सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ना कुछ है, और आप यूज कर सकते हैं। सही है, सीआरएम टूल की तरह यूज कर ले। हाँ बिल्कुल। पर तो ये थोड़ी सकारात्मक बात हो गई ना जयजीत, फिर की क्या पता इन सब माध्यम के जरिए नए नए पार्टियों को वो मौका और वो आवाज मिल सकती है, शायद अगर वो अच्छे हो तो, इसमें जो उनको दूसरे माध्यमों से नहीं मिल पा रही थी शायद पहले। हाँ, ये सोचना मेरे ख्याल से
मैं पूरी तरह से ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जिसे ऑन द ग्राउंड सपोर्ट जैसे कहा जाता है, हमने ये जो काम केरल में किया था कि 2019 के इलेक्शन के पहले हम ये जो बूथ कमिटीज वगैरह, वार्ड कोऑपरेटर्स वगैरह, इनके साथ साथ जाते थे, हम देखते थे कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। तो वहां पर आप देखने जाओगे तो कोई जो ऑन द ग्राउंड वार्ड कोऑपरेटर हो, ये हर परिवार को जानता है, ठीक है, और इसका जो है एक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो ऑन द ग्राउंड फुट सोल्जर जिसे कहा जाता है, या आप किसी भी पॉलिटिशियन को पूछिए कि ऑन द ग्राउंड इनके बिना इलेक्शन कैंपेन चलाया जा सकता है कि नहीं, लगेंगे नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो आम आदमी पार्टी ने जो पहली बार किया था, उसमें सिर्फ सोशल मीडिया का काम नहीं था, दे वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ग्राउंड, लेकिन उनके पास वॉलंटियर्स भी थे, लोग कांग्रेस से टूटने को तैयार थे तब, तो वो बहुत कुछ था जो हमें मानना चाहिए कि ये सब भी जरूरी है। हाँ, मतलब सिसोदिया खुद कांग्रेस से ही आए, तो मेन। हाँ ठीक है। और जॉय जी, अगला सवाल, अब जैसे आपने व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक की तो बात करी थी, अब टिकटॉक है जैसे एक नया माध्यम है, तो क्या टिकटॉक भी जैसे ब्राजील का यूट्यूब है, वैसे टिकटॉक भारत में आप देखते हैं उसका कुछ राजनीतिक रोल हो सकता है? देखिए, कोई भी माध्यम जिसे लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका एक राजनीतिक रोल हो सकता है। अब नरेंद्र मोदी खुद टिकटॉक पे है, हाँ, और नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहना चाहिए कि ये जो भी नया टेक्नोलॉजी देखते हैं, ये पहले से देख रहे हैं, हाँ भैया इसमें मुझे होना चाहिए कि नहीं, अगर ये मुझे लग रहा है ये डूब रहा है तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा, लेकिन अगर ये चल पड़े तो मुझे वहां पर एक फुटहोल्ड चाहिए। तो ये टिकटॉक आगे, ये तो हर महीने, अभी ऐसा तो हो चुका है कि हर 2 महीनों में लोग पूछते हैं कि यार स्नैपचैट से कुछ हो सकता है, टिकटॉक से कुछ हो सकता है। अभी ये हो तो रहा है, लोग तो इसे फॉलो करते हैं, अगर जो जो इसे रेगुलरली जो नए नए सोशल मीडिया नहीं यूज करता है, उसे लगेगा यार ये क्या हो रहा है, यार ये लोग गाना वाना गा रहे हैं, इससे लोग हजार हजार की संख्या में रोज एक चीज को बार बार देखा जा रहा है। तो ये जो एक तरफ से जो पब्लिक में इसके लिए जज्बा हो गया है, तो उससे कोई भी टेक्नोलॉजी हिला सकती है, लेकिन इसके बारे में ये कहना कि हाँ इसी से कुछ होने वाला है, ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है प्रणय, टिकटॉक थोड़ा इंस्टाग्राम जैसा होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी स्टोरी टेलिंग वाली चीज है, तो वो विजुअल मीडियम भी है, स्टोरी टेलिंग है। जो वो ट्विटर का एक जो बड़ा यूज जयजीत ने बताया कि वो एक उसका सेकंड ऑर्डर इफेक्ट जितना बड़ा है ना, क्योंकि वो एक टेक्स्ट है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कनेक्ट होता है, क्योंकि सारे अलग दूसरे जगहों के इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक एक डायरेक्ट मीडियम मुझे लगता है, वो डायरेक्टली वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत अच्छा है, और उसमें उसी तरह की एंगेजमेंट भी है, तो वो उस तरह से, और यूज तो होगा ही अभी, मतलब नरेंद्र मोदी यूज कर रहे हैं तो मतलब वो यूज होने वाला है। नहीं, टिकटॉक के बारे में मैं और एक बात कह दूंगा कि ये मुझे खास टिकटॉक के बारे में ये खास लगती है कि टिकटॉक जो है ये आम जनता इस्तेमाल करती है बिना हीरो हीरोइन बन के, ठीक है। इंस्टाग्राम जो है ये तो मतलब इंस्टाग्राम में एक बहुत स्टैंडर्ड एक इन्फ्लुएंसर टाइप है, और इन्फ्लुएंसर टाइप ज्यादा करके वो कोई हीरो हीरोइन दिखते हैं वगैरह, देख के कहते हैं हाँ भैया ये तो दिखता है कोई इन्फ्लुएंसर टाइप। आप अगर टिकटॉक में देखने जाएंगे कि कौन इन्फ्लुएंसर है, कई लोग हैं बोले यार ये कैसे इन्फ्लुएंसर बन गया है, वो इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल आम जनता की तरह बात करता है, और इसीलिए टिकटॉक मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। इट हैज द एबिलिटी दैट हाँ ये इस गांव में इस कोने में ये एक मैडम है जिनको लोग बहुत मानते हैं, वो भले ही वो कह रही है कि हाँ ये देखो मैंने आज कैसे चावल बनाया, और मैं यार इसमें कुछ नया है, चावल में कुछ डाला है, कुछ घी डाला है क्या, नहीं नहीं ये बस चावल बनाया, अरे, और लोग हजार हजार के हिसाब से दिख रहे, तो मतलब वो है कि अब आपने आइडेंटिफाई किया है कि मुझे बूथ कमेटी का लीडर किसे बनाना है, ये है जिसका इस गांव में एकदम भारी आवाज चलता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि टिकटॉक स्टार बन सकते हैं ये सब लोग? अरे हर चीज का स्टार आज कुछ ना कुछ बन सकता है भाई, जो खैर अभी तो हर इंसान की एक जगह है प्रणय, हर जगह। एक बहुत पुरानी पिक्चर आई थी 5 मिनट ऑफ फेम करके, तो एक हर आदमी को 5 मिनट ऑफ फेम मिल सकता है, और आज की डेट में मेरे ख्याल से वो 5 मिनट क्या, वो बहुत लंबा चल सकता है, हर कोई अपना एक कोना ढूंढ सकता है। आप चाहो तो किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म में स्टार बन सकते हो, चाहे आप किसी नए सोशल मीडिया के अंदर बन सकते हो, कहीं आप शायद सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे होगे जहां पे आपकी शेरो शायरी पॉपुलर हो रही होगी, तो
कहीं ना कहीं आप अपना जगह ढूंढ सकते हो। टिकटॉक के बारे में एक आखिरी बात बताऊंगा। मैंने आपने शायद मुझे तो खैर पता नहीं कि इसका मतलब ये अपने आप का मजाक उड़ाना है या तो फिर किसी चीज का एक किस्म का मजाक उड़ाना है, ठीक है। तो वो एक टिकटॉक में एक बिना चीज को सीधा पॉलिटिकल तरीके से कहा गया है, लेकिन उसको एक मजाक की तरह कहा गया है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि खासकर अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन जाए जहां पे लोग जो मन में है वो खुल्लम खुल्ला नहीं कह पाते हैं, तो उसको अगर घुमा फिरा के जोक में कहे तो उसका एक अलग वैल्यू है। बिल्कुल। और जहां तक मैं मानता हूं कि खैर ये इसके बारे में हमने भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने खुद ये इस्तेमाल किया है कांग्रेस के खिलाफ, जबकि वो खुद ऑपोजिशन में थे, कि उन्होंने राहुल गांधी को बार बार राहुल बाबा कहा है। बाबा कहने का मतलब क्या हुआ है? बाबा कहने का मतलब है कि तू बच्चा है। ना सिर्फ वो बच्चा है, उसके बाद में उसको शाहजादा कहा है। शाहजादा कहने का क्यों मतलब है, क्या मतलब है? उसको राजकुमार कह सकता था, लेकिन राजकुमार तो शाहजादा भी जब कहा है उसका मतलब है ना, शाहजादा क्यों कहा है? ये कहने का ये मतलब है कि भैया तुम ये इलेक्शन करने के लायक नहीं हो, तुम इसीलिए यहाँ पे खड़े हो क्योंकि तुम्हारा बाप कोई था। ठीक है। तो ये कर करके जो मजाक बनाया जाता है कि वो जो टिकटॉक का मैसेज है वो अपने आप में वायरल बन रहा है, वो बिना नरेंद्र मोदी के वायरल बन रहा है, क्योंकि वो एक बहुत क्लेवरली वो जोक बनाया गया है। दैट इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। और मेरे ख्याल से वो डेंजरस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन सोसाइटी के लिए बहुत हेल्दी चीज है। हाँ, बिल्कुल। जिसको कहते हैं ना कि आई मीन पुराने जैसे कोर्ट्स में भी कहते थे ना, विदूषक की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती थी। तो आप कभी कभी सीधा सीधा तो काफी बड़े, जैसे आप ही ने बोला, किसी हमारे यहाँ पे तो किसी कॉर्पोरेटर के सामने भी जर्नलिस्ट की हिम्मत नहीं होती है कुछ पूछने की, बोलने की। तो एक हिंदुस्तान का माहौल ही थोड़ा सा, एक अथॉरिटी फिगर को कुछ बोलने का बोलो तो डर लगता है लोगों को। बिल्कुल। तो लेकिन आप मजाक में आप जो है एक तरीके का एक प्रेशर कुकर का विसल है जो कि वॉल्व खोल सकते हैं और आप अपनी बात कह सकते हैं घुमा फिरा के, मजाक तरह से। एक आम इंसान जो है वो अथॉरिटी को अपनी जगह दिखा सकता है। हाँ, इसी विदूषक की जो बात कही है, इसके बिना तो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ जाते थे भैया। आपने सुब्रमण्यम स्वामी को विदूषक बोल दिया है, तो अभी देखिए हमारा पॉडकास्ट के पीछे उनकी आर्मी पड़ जाएगी। ये अच्छा नहीं किया आपने। अच्छा, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं एक और मुद्दे पे जॉय जी। तब हम लोगों ने राजनीतिक गुट कैसे टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया का यूज करते हो तो समझ लिया। अब थोड़ा हट के एक इस बात पर आ जाता है, आपने टेक्नोलॉजी और सिनेमा में काफी स्टडी किया है, तो उसके बारे में भी मुझे कुछ जानना था। अब आप ये सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र इन्होंने इसीलिए किया कि आप जरा तमिल के बारे में सोचिए। अच्छा। तो हाँ, इसके बारे में बताइए, आप तमिल फिल्मों में कैसे रुचि लेने लग गए? और आपने रजनीकांत के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। और हाँ, मतलब बंगला भैया जो बम्बैया है और वो रजनीकांत का फैन है, ये कैसे हुआ है? ये तो यार मैं कई सालों का लुक्खा हूँ, इसलिए मुझे जो नया पसंद आता है वो किए जाता हूँ। तो खैर एक्चुअली इसके पीछे कहानी है कि 2000 साल में मैं केरल में एक स्कूल में पढ़ाता था, और वहाँ जो था एक स्कूल का जो कैंपस था वो थोड़ा बाहर ही था शहर के। तो मैं बस लेके वहां से शहर जाया करता था और जाकर जो भी फिल्म चल रही है जाके देख लेता था। तो वहां मुझे भाषा आती नहीं थी, और केरल में एक्चुअली जो काफी फिल्में जो तमिल भाषा की होती, क्योंकि वहां के जो लेबरर्स है काफी तमिलनाडु के ही होते, तो वो देखते देखते एक्चुअली मुझे वो बहुत पसंद आने लगे, मतलब सच में पसंद आने लगे। ऐसा नहीं कि क्या होता है, कई बार नॉर्थ के लोग आते हैं बोलते हैं नहीं यार ये तो यार कैसे अजीब अजीब लोग क्या क्या कर रहे हैं। नहीं, मुझे एक्चुअली लगा कि ये बहुत कल्चरली इंटरेस्टिंग है, ना सिर्फ कल्चरली इंटरेस्टिंग है, मुझे एंटरटेनिंग लगे थे। तो मुझे तमिल फिल्मों में और मलयालम फिल्मों में कई सालों से बहुत रुचि थी। और रुचि के सिवाय दूसरी बात है कि वो साउथ का जो फिल्म कल्चर है, खासकर जो फैन क्लब कल्चर है, इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ वो साउथ में रहने के बाद। तो इसका भी एक एक्चुअली एक एकेडमिक इंटरेस्ट भी था, क्योंकि एक भक्ति भाव जो होता है, जो जिसको हमारे देश में अभी महत्वपूर्ण लोग जब होते हैं तो उसकी प्रतिशुद्धि और भक्ति दिखाई जाती है उनके ओर। हाँ, वो चाहे गुरु हो, माता पिता हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सबके लिए थोड़ा प्रधानमंत्री हो। हाँ, तो उसको मतलब हम लोग मतलब इंसान से भगवान फटाफट बना देते हैं, ठीक है। और उसके खिलाफ अभी और आप
कई बार कह सकते हैं कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, आप MS धोनी कह सकते हो कि MS धोनी के एक टाइम था, MS धोनी के खिलाफ, सचिन तेंदुलकर के खिलाफ आज के आज आप यार ट्वीट भेज दो, आपके सब चीड़ फाड़ देंगे लोग। तो मतलब वो इंसान से भगवान को कैसे बनाया जाता है, इसके पीछे एक इतिहास है। आप कह सकते हैं कि ये भक्ति मूवमेंट जिसको कहा जाता है, ये इससे आता है कि ये एक चीज की ओर हम पूरी तरह से, हम इसके पीछे पूरी तरह से लग जाते हैं। और ये तमिलनाडु में जो है, ये कई सालों से है। ये एक्चुअली उनके जो द्रविड़ मूवमेंट है उसी वक्त से आते जा रहा है कि फिल्म स्टार्स को और फिल्म स्टार्स के जो वहां पर उन लोग ने जो नास्तिक मूवमेंट जो शुरू है, एथियस्ट मूवमेंट, उसमें भगवान को हटाया गया। तो उसके अभी भगवान को हटाया गया है, तो फिर वहां पर वो भक्ति किसकी ओर दिखाई जाए, तो वो फिल्म स्टार बन गया। तो MG रामचंद्रन जो है, उसके लिए लोग जिस तरह से उसके जो फैन क्लब्स थे, वो एक MG रामचंद्रन, आपको शायद पता है कि वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तमिलनाडु के। और जब वो फिल्म स्टार थे DMK पार्टी में, और फिर DMK पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया, और तभी उन्होंने अपना खुद का पार्टी बनाया। जब उन्होंने अपना खुद का पार्टी बनाया है, तो ओवरनाइट जो उनके फैन क्लब्स थे, वो फैन क्लब का जो प्रेसिडेंट था, वो फैन क्लब प्रेसिडेंट से लेके सीधा उसका पार्टी का प्रेसिडेंट, वो एरिया का पार्टी प्रचारक बन गया। ठीक है, तो एक तरफ से आपके पास जो फैन क्लब है, वो एक किस्म का आर्मी है, सेना है, और उस सेना को आप जब चाहे वो एक काम से दूसरे काम तक बदल सकते। अभी इसका जो है, इसका एक इकोनॉमिक्स है, सीधा साधा सा इकोनॉमिक्स है। आप कोई भी रजनीकांत की फिल्म देखे, आप इसमें कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। आपको वही लगेगा कि यार ये तो फिल्म में वही होने वाला है, रजनीकांत सबका सर फोड़ेगा, सबको चप्पल की माला पहनाएगा, और एंड में वो जीत के बाहर निकलेगा। और तो इसमें चलेगा बीच में अभी सिगरेट छोड़ के वो च्युइंगम उछालता है मुंह में, लेकिन जो भी कुछ उछालता है, ठीक है, वो भी सिगरेट के खिलाफ हो गया, चलो दारू भी नहीं पीता, चलो। लेकिन जो भी है, पॉइंट ये है कि वो अगर आप एकदम फॉर्मूला एक फिल्म बनाए, तो आपके जो फैंस है, वही फैंस 10 बार जाके देखेंगे, और उसी में आपका पैसा वापस आ गया। ठीक है, और अगर आप उस फॉर्मूला से टूट के बाहर जाएंगे, तो वो फैन उसी दिन आपका थिएटर में तोड़फोड़ कर देगा, आपका स्क्रीन फाड़ देगा, तो वो पैसा वहीं पे डूब गया। तो ये जो फिल्में बनाते हैं यहाँ पर, खासकर जो फैन ड्रिवन फिल्में, अभी हिंदी में भी है फैन ड्रिवन फिल्में, वो तो सलमान खान के फैंस वो मर के भी जाएंगे उसके फर्स्ट शो पे। लेकिन साउथ में इन लोग ने इसको पूरी तरह से मोनेटाइज कर रखा है कि फैंस घूम फिर के उसके हर फिल्म में जाएंगे, और उसी फिल्म को 4 बार 5 बार देख देख के वो लोग उस फिल्म को आगे बढ़ाएंगे। फैन क्लब इसलिए है क्योंकि पुराने दिनों में जब फैन क्लब था, वो आपके इलाके का, अभी आप उसको गुंडा बोले, उसको राजा बोले, वो इलाके का मेन जो पब्लिक था, वही आदमी लोग थे। ठीक है, जब भी नया फिल्म बनते थे, उन दिनों में तो 10-12 फिल्म निकलते थे साल में, तो 10-12 टाइम जो है वो पब्लिक का पार्टी वहां पे चलाने का काम उसी फैन क्लब वाले का था। ठीक है, तो 10 बार साल में आपको एक हफ्ता वो हीरो रास्ते पे नाचता हुआ दिखेगा आपको। और उस 7 दिन के लिए, जब वो फिल्म का पहला हफ्ता जब निकल रहा है, उस 7 दिन के लिए वो फैन क्लब वाले उस शहर के राजा है, क्योंकि वो जो चाहे करेंगे रास्ते पे, वो एकदम मतलब हीरो बन के घूमेंगे, ये वो। तो एक किस्म को एक रिचुअल बन जाता है। ठीक है, जो पहले आप वो मंदिर के सामने किया करते थे, वही सारी चीजें आप अभी वो फिल्म स्टार के लिए कर रहे हैं। आप जब देखेंगे पाल अभिषेकम जिसको कहते हैं, पाल अभिषेकम यानी कि दूध में नहलाना। ठीक है, ये दूध में नहलाना कहाँ से आया? दूध में नहलाना सीधा सीधा वो भगवान की मूर्ति पे दूध डालते थे। अभी वो लोग लेके आके रजनीकांत का कटआउट है, विजय का कटआउट है, अजीत का कटआउट है, उसी के ऊपर दूध डालते। तो वो जो एक किस्म का ये फैन क्लब में भी ऑफिसर बनना, ये भी एक किस्म का एक पदवी हो गया। फैन क्लब्स जो है, रजनीकांत के फैन क्लब्स को एक मेंबरशिप कैप होता था कि 25 मेंबर से ज्यादा फैन क्लब्स में एक जन नहीं हो सकते, एक फैन क्लब में 25 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। क्यों? हाँ, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि आपको ज्यादा फैन क्लब्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि हर फैन क्लब में, अभी अगर आप 500 के एक फैन क्लब में, उसमें कितने ऑफिसर्स बन सकते हैं? एक चेयरमैन होगा, एक जनरल सेक्रेटरी होगा, वगैरह वगैरह। अगर 25-25 के नॉकडाउन करेंगे, तो हर एक में आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर मिल जाता है। ठीक है, तो इट इज एग्जैक्टली सेट अप लाइक अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो फैन क्लब्स और पॉलिटिक्स में बहुत कम फर्क है,
खासकर तमिलनाडु में। तो इतने पास है, तो ये मुझे पहले से ही बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा था। और एक बार जब मैं यूनिवर्सिटी में जब मुझे नौकरी मिल गई, तो मेरे पास अभी मतलब नौकरी वोकरी के तो पैसे के तो प्रॉब्लम नहीं थे। तो तब मेरी एक बचपन की एक दोस्त थी, रिंकू कलसी। उन्होंने डायरेक्ट किया है। मैं तो खैर प्रोड्यूसर भी में तो वो प्रोड्यूसर टाइप ही आदमी हूँ। तो वो उन्होंने डायरेक्ट किया था फिल्म। और उसके साथ साथ मैंने ये फिल्म का रिसर्च किया था। और इसका शूटिंग का मुझे 6 साल लगे। लेकिन उसके बाद में जो फिल्म ठीक से रिलीज हुई, ये नेटफ्लिक्स ने खरीदा फिल्म, फिर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हमें बुलाया गया है, नॉमिनेट किया गया था। तो मतलब प्रॉपर 80 मिनट का फिल्म बनाया था इसके ऊपर। नेटफ्लिक्स का लिंक हम अपने शो नोट्स में डालेंगे प्रणय। वो तो नेटफ्लिक्स से उतार दिया गया, 3 साल पूरे हो गए उसके नेटफ्लिक्स में। लेकिन अच्छा, मैं तो दूसरा लिंक, यूट्यूब पे या कहीं डाला है आपने? हाँ, फिल्म का लिंक भेज देंगे आपको। हाँ, बढ़िया है। हाँ, ठीक। तो जयजीत, अभी इस बारे में हम लोग आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी का डिपिक्शन कैसे रहा है सिनेमा में। तो आपने इनके ऊपर भी 2-3 पेपर लिखे हैं। एक तो आप टेक्नोलॉजी और जेंडर, टेक्नोलॉजी सिनेमा और जेंडर, सिनेमा और डिसेबिलिटी, इन सब पे आपने रिसर्च किया है। तो आपका एक पेपर मैंने देखा था, आपने बताया था कि भारतीय तमिल फिल्मों में महिला कंप्यूटिंग पेशेवरों को कैसे दिखाया है, उसके ऊपर एक पेपर है। तो ऐसा क्या है उसमें, क्यों आप लोग ये पेपर में किया, और बॉलीवुड में कैसे दिखाया जाता है महिला कंप्यूटिंग पेशेवरों को? एक्चुअली ये हमने 1999, ये तो तभी की बात है जब से मैं ये साउथ में फिल्में देखता था। तभी एक फिल्म देखी थी मैंने, और ये आइडिया वहां पर आई थी, कंडू कोंडे इन कंडू कोंडे। बहुत बढ़िया फिल्म है, 2000 की फिल्म है। और ये फिल्म में एक खास चीज है कि ये एक महिला है, बहुत गरीब वगैरह है। तो और उसे फिर किसी टेक्नोलॉजी ऑफिस में उसे काम मिल जाता है। वो टब्बू जो हिंदी फिल्म स्टार है, वो तमिल में भी काम कर चुकी है। तो वो एक सेक्रेटरी का काम करती है। लेकिन जब सेक्रेटरी का काम कर रही है, वो छुप छुप के वो कंप्यूटर सीख रही है। ठीक है। और एक सीन आता है फिल्म में जहां पर वो जाकर एक इंजीनियर है, वो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, और उनसे नहीं हो रहा है ठीक से फिक्स करना। तो टब्बू कम्स एंड वो दिखा देती कि कैसे कैसे क्या करना है। और जो बिल्डिंग का, जो ऑफिस का बॉस है, वो देखता है कि अरे तुम ये अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम जाकर किसी और का काम करने की कोशिश कर रहे हो, अपना काम करो। तो ठीक है, अगले दिन वो काम पे आती है, और उसे उसका बॉस बोलता है चलो जाओ, तुम्हारा नौकरी गया, और नौकरी किसी और को दे दिया गया। तो वो जाती है ऊपर बॉस को बोलने के, क्यों मेरा नौकरी दे दिए। तो बॉस तभी कहता है कि नहीं, तुम्हें सेक्रेटरी नहीं, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो मतलब इट वॉज अ काइंड ऑफ कि हाँ, लग रहा था कि हाँ इसे नौकरी से निकाल देंगे, एक्चुअली उसे एक अपग्रेड मिला है। ठीक है। और वो सीन जो है बहुत खास है, क्योंकि उसमें पहली बार वो जो लड़की है, वो जो हाथ जोड़ने वाले, नमस्ते करने वाली है, वो नमस्ते करने से वो जाके अपना हाथ आगे करती है हैंडशेक करने के लिए। ठीक है। तो एक किस्म का वो एक फिलोसॉफिकल सीन है, एक मेटाफोरिकल सीन है कि वो उसका औरत का एक मॉडर्निटी हो गया, वो हाथ जोड़ने वाले से हाथ मिलाने वाली हो गई है। ठीक है। तो वो सीन जब मैंने देखा, फिर बाद में मैंने देखने लगा कि यार ये तो बहुत फिल्मों में होती है, कि तमिल फिल्मों में खासकर, कि तमिल मलयालम फिल्मों में भी, और एक्चुअली आंध्र के भी काफी फिल्मों में, कि जो मेन कैरेक्टर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो आप हिंदी फिल्मों में बहुत कम दिखाई दे रहे थे। तो हिंदी फिल्मों में खैर बाद में होने लगे। तो ये मैं आपको 1999 टू 2002 2004 उस टाइम की बात कर रहे हैं। और उस टाइम पे जो भारत में जो है लोग अच्छा। आगे बढ़ने का सोचते थे, तो हाँ टेक्नोलॉजी करके आगे बढ़े, इंजीनियरिंग करेंगे। और हिंदी फिल्मों में, तमिल फिल्मों में, किसी भी फिल्मों में आप अगर देखने जाओ, तो औरत का काम क्या होता है? औरत का काम नहीं होता है। औरत अगर है तो वो नौकरी नहीं करती। फिल्मों में, अगर हाँ। नौकरी करती है तो वो माँ का नौकरी करती है। नहीं, माँ का नौकरी क्या है? डॉक्टर है, टीचर है, वो मतलब कि जैसे भगवान माँ माँ मानते हैं, तो वो टाइप की नौकरी है। या तो फिर दूसरा है, वो ऐसी नौकरी है जो वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसका वो पति लुढ़क गया है, या तो फिर बाप मर गया है, या तो भाई दारू पीता है, तो इसके लिए उसको करना पड़ रहा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है। तो वो नौकरी जो कर रही है, इसमें उसका एक किस्म का बेइज्जती है कि उसको करना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी ने इसको बदल, चॉइस नहीं है, हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, चॉइस टेक्नोलॉजी ने नहीं इसको है, बदल मतलब, दिया है। हाँ। और इसलिए इस तरह से बदल दिया है कि वो ना सिर्फ वो नौकरी करती है, बट वो नौकरी में इज्जत है। वो नौकरी में एक एक्चुअली जो जो एक सरस्वती टाइप ये एक्सटेंशन है, कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ कर रही है, और वो करते टाइम वो
वो कुछ ये स्कर्ट वगैरह पहन के नहीं कर रही है, वो अपना साड़ी पहन के फिर भी कर रही है, मतलब वो अपना हिंदू नारी वगैरह जो भी है वो फिर भी है इंटैक्ट, लेकिन साथ में वो ये काम कर रही है। तो एक किस्म का वो एक जो रैशनलाइजेशन हो गया ये नौकरी का, ये एक रियलाइजेशन था कि सोसाइटी में जो है ऑलरेडी औरतें काम कर रही है। ये बार बार फिल्मों में दिखाना कि ये जो औरत घर पे बैठती है वो बहुत अच्छी औरत है, जो बाहर जाके काम करती है वो घटिया औरत है, ये नहीं चलने वाला है। और एक किस्म के साउथ के फिल्मों ने ये इसको इंटरनलाइज किया और फिल्मों में ये लगाने लगे। खैर अभी अभी आज के दिनों में तो सभी फिल्म में ये कोई औरत काम कर रही है उसको मतलब गलत तरीके से नहीं दिखाया जाता है, लेकिन पहले ये डेफिनेटली होता था कि कोई औरत अगर ऑफिस में है तो यानी कि कहीं और उसमें कोई कमी है, या तो फिर वो ठीक से मां नहीं बन पा रही है, या तो इसलिए वो काम कर रही है। वो 2000-2005 के टाइम में चला गया बिल्कुल तमिल फिल्मों से। तो वही वही हमने जो पेपर लिखा था वही कई फिल्मों को ऐसे एनालाइज किया था कि ये क्यों इससे अच्छा दिखाया जा रहा है। और एक्चुअली देखा जाए तो डीएमके पार्टी ने एक तमिल एंथम बनाया था, सेमुरियान तमिल मुरियान नाम का एक एंथम बनाया था, और वो बड़ा फेमस एंथम था। अगर आप एंथम देखेंगे जैसे कि आपके वो मिले सुर मेरा तो हमारा, आपको शायद याद है, कई कई सालों पुराना है, तो उनमें ये एंथम्स जो है इसमें एक बड़ा स्टैंडर्ड सा एक विजुअलाइजेशन होता है। ये झाड़ फूस दिखाते, नदी वदी जा रही है, बड़े सुंदर सुंदर फूल भी ला रहे हैं, तो ये जो लैंडस्केप सीनरीज होते हैं ना, आप कोई भी मिले सुर मेरा तुम्हारा देखें वही सेम होता है उसमें। हाँ, लेकिन ये जो फिल्म थी ये तमिल मुरियन, उसमें एक बहुत खास थी चीज थी, उन लोगों ने वही दिखाया, खेत दिखाया, ये खेत में सब उगरे उगरे नदी वदी दिखाए, समुन्द्र दिखाया, फिर बाद में दिखाया एक लड़की है वो एक टेक्नोलॉजी ऑफिस में घुस रही है, ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी ऑफिस में घुस रही है, वो जब घुसते टाइम वो ऊंची सी बिल्डिंग है, कांच की बनी हुई है, और वो देख रही है बड़े आंखें खोल खोल के, जैसे कि वो आप वो सीन से समझ सकते हैं कि यहाँ ये कोई गांव से आई हुई लड़की, इसके लिए ये बिल्डिंग नया कुछ है। वो अंदर जाती है, फिर जाती है, फिर एक रूम, पूरे कंप्यूटर्स भरे हुए रूम में, और वो रूम में उसे एक डेस्क दिया जाता है, और डेस्क पे बैठने के पहले वो कॉन्फिडेंटली एक मैनेजर के साथ हाथ मिलाती है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा स्टेट है तमिलनाडु, इसमें ये गांव है, खेत है, नदी है वगैरह, और ये टेक ऑफिस है। तो ये जो एक नेशनल एस्पिरेशन होता है ये हमें फिल्मों में देखने लगा, और इसीलिए मेरे ख्याल में अगर मैं अपने सारे चीजों को एक साथ एक एक व्हाट इज इट दैट टाइज माय वर्क टुगेदर, ये है कि ये जो नेशनल एस्पिरेशन है, जहां के आप अगर चंद्रबाबू नायडू ने अपने आप को क्यों एक तरफ से दिखाया गया है, वहां से लेके ये डीएमके का नेशनल एंथम उसने क्यों ऐसे बनाया है, वो एक ही चीज है कि हम सोचते हैं कि हम जो आगे बढ़ेंगे इस दुनिया में, जिस चीज को हम इज्जत देते हैं इस दुनिया में, भारत में, वो है टेक्नोलॉजी। और ये थोड़ा ये अच्छा पॉजिटिव आपकी रिसर्च का मैसेज है कि ये काम भी करता है। काफी लोग बोलते हैं कि शायद चंद्रबाबू नायडू की जो ये इमेज है ये चली नहीं, लेकिन ये और उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ वगैरह, और खासकर यहाँ पे जैसे देवेगौड़ा वगैरह हैं वो अपने आप को ज्यादा, या मुलायम सिंह भी थे, वो अपने आप को ज्यादा डाउन टू अर्थ या टेक्नोलॉजी से दूर दिखाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी का सक्सेस और बाकी लोगों का भी दिखा रहा है, कोई लोग तो ऊपर नीचे जाएंगे ही, लेकिन ये ओवरऑल थीम है, सब लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी हमको आगे लेके जा सकती है, और टेक्नोलॉजी से जो एसोसिएशन है वो उनको ज्यादा प्रोग्रेसिव भी दिखाता है और ज्यादा अच्छा दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो, इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि दो अलग अलग चीजें, एक जो है वो लीडर और उसका ब्रांड मैनेजमेंट है, और दूसरा चीज है जो ऑन द ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखने जाए देवेगौड़ा को देखने जाए तो उसका एक कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑन द ग्राउंड, जो एक कास्ट के लोग हैं जो सिर्फ देवेगौड़ा के लिए वोट करेंगे, एक एरिया के लोग हैं जो सिर्फ देवेगौड़ा के लिए वोट करेंगे, और उससे उसका एक किस्म का एक उसका सीट एक गारंटीड है, ठीक है। मुलायम सिंह का भी जो था एक कास्ट ऑर्गेनाइजेशन था, तो वो एक चीज है जो वो नहीं हिलने दे रहा है। एट द सेम टाइम उसे अपना जो पब्लिक इमेज है वो बनाना है, ताकि और लोगों को वो इनवाइट कर सके अपने इसमें। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे लीडर है जिसने एक पैन इंडियन ये बना रखा है। एक्चुअली मुझे पहले ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन खास के दिन आज के दिन में तो वो सिर्फ एक ही ऐसे लीडर है जिन्होंने अपना एक पैन इंडियन एक इमेज बना रखा है, जो एक विकास का इमेज है, अगर आप उसको माने ना माने, लेकिन लोग अभी सिर्फ उसका नाम पहचानते हैं। राइट। और जो कि कॉन्फिडेंटली होलोग्राम से अपनी स्पीच देने में हिचकता नहीं है। बिल्कुल
है ना, जो कि बाकी लोग बोलेंगे कि अरे नहीं ये क्या करना है, इससे डायरेक्ट कनेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के हर कनेक्ट में डिजिटल चीजें और उनकी फोटो वोटो भी देखेंगे तो साइड में एक लैपटॉप पड़ा होगा या आईपैड पड़ा होगा। बिल्कुल ये सब हमेशा रहेगा और ये कोई गलती से नहीं पड़ा होता है, जैसा आपने बोला ये सब। हाँ, ये झिझक वाली बात बहुत सही बात कही है आपने, झिझक वाली बात। जैसे कि नरेंद्र मोदी अभी वो जब चाइनीज प्रीमियर जब आए थे, जब महाबलीपुरम, तो नरेंद्र मोदी के आपको शायद याद है वो इंस्टाग्राम पे फोटो आई थी, नरेंद्र मोदी ये महाबलीपुरम का बीच साफ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक बैग लेके, वो पीठ में प्लास्टिक बैग ले रखा है और उसमें बीच से सारा कचरा लेके अंदर बैग में डाल रखा है। अभी ये तो कोई भी देख रहे हैं, थोड़ी नरेंद्र मोदी सुबह उठ के कचरा उठा रहा है बीच से, और दूसरा भी यार कचरा भी उठा भी रहा है तो यार प्लास्टिक बैग तो खुद बैंड है, वो पीठ पे क्या प्लास्टिक बैग लेके घूम रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर जो ऐसी फोटो मतलब बिना किसी झिझक के अपना फोटो उस पर डाल देंगे। कोई और लीडर बोलेगा यार थोड़ा अजीब लगेगा, कैसा लगेगा यार मैं कचरा उठा रहा हूँ, सब बोलेंगे यार ये तो फ्रॉड फोटो है। लेकिन नरेंद्र मोदी एकदम बिंदास डाल देंगे ना फोटो, और इसीलिए मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक्चुअली मास्टर कर लिया है ये सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब मैं और दूसरा पॉजिटिव चीज ये देखता हूँ कि ठीक है पॉलिटिशियन कर रहे हैं, लेकिन एक काफी लोगों को लगता है हमारी सोसाइटी बहुत रिग्रेसिव हो रही है, ये हो रही है, लेकिन कहीं पे एक ये चीज है, ये एटलीस्ट एक चीज है जो आपने कहा जैसे पूरा पैन इंडिया इसकी पकड़ है और सब लोगों को ये चीज अच्छी लग रही है और अच्छी लगती है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए अच्छी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए हमको पीछे जाने की जरूरत है, कुछ चीजों में तो एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि लोग आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत मजा है जयजीत, आपकी बहुत ही बढ़िया, और आपकी भले ही एक तार है, लेकिन आपकी वो जो एक तार है रिसर्च का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार आपकी रिसर्च है। बहुत बहुत मजा आया आज की बातचीत में। थैंक यू जयजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Advertising is dead. Yep, you heard me right. Advertising is dead. We're all in the content business now. Let's not call it news, TV, radio, etc., etc. It's all content, and we're in the middle of this weirdly exciting phase where all the borders and lines that have been drawn over decades has been swept away by this lovely thing called the internet. We're a show where we don't dwell on just the stuff that is now, but rather the wider stuff about advertising, media, content, and the whole goddamn circus surrounding it. Tune in every Tuesday for our weekly unboxing of the mystery box we used to call advertising. I'm Varun Dugirala, co-founder and content chief at The Glitch, and this is my new podcast, Advertising is Dead. Hello, everybody. We have a brand new daily podcast we're working on with Bloomberg Quint. All you need to know provides the top news on business, markets, and the economy so that you can stay ahead of the curve. Tune in every morning on BloombergQuint.com, the IVM podcast app, or wherever you get your podcasts from.